मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जो साइंस का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं चेंजेस के बारे में। ठीक है, तो चेंजेस को अगर देखते हैं तो बेसिकली दो तरह के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज है क्या? फिजिकल मतलब अगर इस टर्म को देखते हैं तो फिजिकल मतलब होता है भौतिक। भौतिक कहते किसको हैं? जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बाहर से चीजों को देख सकते हैं, उसको फिजिकल में रखते हैं। अगर इन चीजों में चेंजेज आता है फिजिकल चेंजेस में, इसका डिफिनेशन अगर देखेंगे तो द चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा? कलर, डेंसिटी, शेप, स्टेट। जैसे किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाए, किसी का डेंसिटी चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए या फिर स्टेट चेंज हो जाए, ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंजेस में रखते हैं। जैसे मान लो एक सब्सटेंस था, उसका कलर रेड से ग्रीन हो गया, या फिर किसी का डेंसिटी कम से ज्यादा, ज्यादा से कम हो गया, या फिर शेप चेंज हो गया, या फिर स्टेट। स्टेट में तीन होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों में से कोई भी स्टेट आ जाए, चेंजेज आ जाए उसमें, तो ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंजेस में रखते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस का डेफिनेशन याद रखना। वैसे चेंजेस इन जिसमें सिर्फ कलर, डेंसिटी, शेप या स्टेट चेंज होता है, बट नो न्यू सब्सटेंस। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। मान लेते हैं हमारे पास वाटर है, वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर रखते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। तो वाटर का जो स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। अगर आइस का बात करेंगे तो यह सॉलिड स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिक्विड से स्टेट चेंज हो गया सॉलिड। यह जो चेंज हुआ वाटर से आइस में, जो स्टेट चेंज हुआ, ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस का कोई प्रॉपर्टी इंटरनल बदलता नहीं है। जैसे मान लेते हैं वाटर का इंटरनल स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो इसमें भी H2O ही होगा, और आइस को देखेंगे तो इसके भी इंटरनल स्ट्रक्चर में H2O ही होगा। हाँ, स्टेट चेंज हो गया, डेंसिटी चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, लेकिन फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस बनने वाला नहीं है। देयर विल बी नो न्यू सब्सटेंस फाउंड इन द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें सिर्फ सब्सटेंस के जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वही चेंज होता है। जैसे कलर, डेंसिटी हो गया, आकार बदल गया, या फिर स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से, जैसे मान लेते हैं वाटर है, इसको हम बॉईल कर देते हैं, तो वाटर को अगर हम बॉईल करेंगे तो यह स्टीम में चेंज हो जाएगा। तो स्टीम जो चेंज है गैसियस स्टेट है, तो गैस में चेंज हो गया। या लिक्विड से वाटर को अगर हम बॉईल करते हैं तो यह चेंज हो जाएगा स्टीम में। वाटर लिक्विड स्टेट में था और स्टीम गैसियस स्टेट में, यहाँ स्टेट चेंज हो गया, डेंसिटी भी चेंज होगा, सब्सटेंस का कलर भी चेंज हो सकता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनने चाहिए। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल चेंज का, देयर विल बी नो न्यू सब्सटेंस फाउंड इन द फिजिकल चेंज। That is the most important part of the physical change. The only thing, its physical appearance will change, like its color, density, shape, state, etc. will change, but no new substance, no internal rearrangement will take place. Only the external appearance will change. This type of change is known as physical change. ऐसे changes को हम लोग physical change में रखते हैं, जिसमें substance का कोई भी external property change होगा, internal property change नहीं होगा। ऐसे changes को हम किस में रखते हैं? फिजिकल चेंज में रखते हैं। जैसे मान लेते हैं टीयरिंग ऑफ पेपर। इस मार्कर को अगर देखते हैं, इसको अगर हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ते हैं, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसके इंटरनल प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आएगा। जो सब्सटेंस पहले था वही बाद में भी था। जैसे कि एग्जांपल और समझ सकते हैं, एक पेपर लेते हैं, इस पेपर को हम पहले जलाते हैं, तो पेपर को पहले जलाएंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर इसको टीयर आउट कर देते हैं, फाड़ देते हैं, उसके बाद अगर हम इसको जलाएंगे तब भी इसमें जो प्रोडक्ट आएगा जलाने के बाद CO2 ही बनेगा। इसका मतलब अगर फाड़ने के पहले, टीयरिंग के पहले और टीयरिंग के बाद भी पेपर का प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ, शेप चेंज हो गया, वैसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहेंगे। लेकिन चूंकि सब्सटेंस पहले भी वही था, बाद में भी वही रहेगा, इसलिए ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस बनता नहीं है। देयर विल बी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द फिजिकल चेंजेस। द सेकंड टॉपिक इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, द सेकंड टॉपिक इज केमिकल चेंज। फर्स्ट
physical change, second one is chemical change. What is chemical change? The changes in which substances with new chemical properties are formed are known as a chemical change. The basic difference is that in physical change, if we talk about physical change and chemical change, the basic difference is here no new substance is formed, but here new substance is formed with entirely different property. वैसे changes, the changes in which new substances with new chemical properties will be different. It will entirely change, such as burning of paper. If we take an example of a paper, initially, if we burn a paper, it will produce CO2. Paper and CO2 both has entirely different property. Paper is entirely different from carbon dioxide, so we can say that in initial stage it has different chemical composition, but after the burning it has the different chemical composition. So we can say that chemical changes are the changes in which new substances with new chemical properties are formed. एग्जाम्पल लेते हैं जैसे पेपर को अगर जला देते हैं तो जलाने से पहले पेपर का प्रॉपर्टी डिफरेंट, जलाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा. इट विल रिलीज हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स प्रॉपर्टी विल इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज दैट वाज पेपर. Like cooking of food, initially the property will be different. After cooking the food, its property will entirely change, the chemical properties will change. Like digestion of food, if we digest the food, initially it has different chemical properties. After digestion it has different chemical properties. Another example, let us take an example of coal. Coal has carbon in if we talk about coal is mainly made up of carbon. Carbon has different property. After burning it will produce CO2. It has different property and it has different property. So both carbon and carbon dioxide are entirely different from each other. So if you burn a coal, it has gone through the chemical changes. केमिकल चेंज इसमें हो गया. जैसे मान लेते हैं कि कोल है, कोल को अगर हम यूज करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बना और जो पहले कोल था, दोनों का प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट हो गया. तो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ जो चेंजेज है केमिकल चेंजेज हुआ. जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. दूध से दही का बनना कौन सा चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मिल्क का प्रॉपर्टी डिफरेंट एंड कर्ड इट हैज इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द मिल्क. बेसिक डिफरेंस इज दैट इन द फिजिकल चेंज only the internal property remains the same, but external appearance may change. But in chemical property, internal as well as external, both the property will change. This kind of change is known as chemical change. ऐसे changes जिसमें सब्सटेंस का प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो जाता है, सब्सटेंस बदल जाता है, उसको हम लोग किस में रखते हैं? केमिकल चेंज में रखते हैं. द बेस्ट एग्जांपल इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. Let us talk about water. This is hydrogen, this is oxygen, and this is water H2O. If we take initially, this is hydrogen, this is oxygen, they combine and they form another substance where both has different property. Hydrogen burns with lot of heat, oxygen helps in burning, and water is used to extinguish fire. Here both the substances have different property. After the combination they changes and they get entirely different property. जब चेंजेस आ जाता है तब, जैसे अगर हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हाइड्रोजन जलने वाला है, वेरी हाईली inflammable substance. Oxygen helps in burning and water extinguishes the fire. So there are the three substances. Initially they have different property, finally they get different property. So this kind of changes are known as chemical changes. वैसे चेंजेस जिसमें सब्सटेंस का प्रॉपर्टी पूरा बदल जाता है, ऐसे चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज में रखते हैं, जिसमें सब्सटेंस का प्रॉपर्टी पूरा चेंज होना चाहिए. मतलब अगर फिजिकल चेंजेस का बात करेंगे तो इसके बेसिक एक डिफरेंस क्या है? द बेसिक डिफरेंस इज दैट इंटरनल प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज, इंटरनल प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम. सो
internal property will remain same, so it has the same chemical composition, but in chemical changes the chemical composition, the rearrangement takes place and the chemical composition changes, so we get the new substance in chemical changes. So only new substance will be formed in chemical changes, but new substance will not be formed in the physical changes. Physical changes, the changes in which only the external appearance of the substance changes, but internal rearrangement remains the same. Chemical changes, the changes in which both external as well as internal property change, rearrangement of atoms takes place, new substance is formed, it is known as chemical change. ऐसे चेंज जिसमें सब्सटेंस के इंटरनल स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट हो जाए, एटम्स रीअरेंज हो जाए, पहले अलग तरीके से अरेंज था बाद में अलग तरीके से अरेंज हो जाए, तो सब्सटेंस के इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं तो वहां जो चेंजेस आएगा वैसे चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज में रखते हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट टर्म जो है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज समझ में आ गया, वैसे चेंजेस जिसमें सब्सटेंस का प्रॉपर्टी बदलता है, पूरा पूरा इंटायरली डिफरेंट हो जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है, ऐसे चेंजेस को केमिकल चेंज कहते हैं। और जब भी केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन अगर देखेंगे, इफ वी सी द डिफिनेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। वैसे प्रोसेसेस जिसमें केमिकल चेंजेज हो रहे हैं, केमिकल चेंज होगा तो उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि बिना केमिकल चेंज के कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन सेम टू सेम है केमिकल चेंज का। जैसे केमिकल चेंज में अगर बात करेंगे, सब्सटेंस का नया प्रॉपर्टी आता है, सब्सटेंस बदल जाता है, तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, वैसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज हो, वैसे चेंजेस जिसके साथ जुड़े होंगे वैसे चीजों को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। दूसरा बात, नो एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड। अगर बात करेंगे केमिकल रिएक्शन का, तो केमिकल रिएक्शन के समय कोई भी सब्सटेंस के एलिमेंट के एटम्स न तो जनरेट होते हैं न ही डिस्ट्रॉय होते हैं। एटम्स न तो बनता है रिएक्शन के समय न ही जनरेट होता है। पहले से जो एटम्स हमारे पास अवेलेबल है बस उसमें रीअरेंजमेंट होता है। एग्जांपल जैसे लेते हैं, बात करते हैं H2+O2 फॉर्मेशन ऑफ H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। पहले इनिशियल स्टेज में देखते हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के भी दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं। जब दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो इन दोनों जो एटम्स हैं इनके बीच रीअरेंजमेंट होगा। पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था। जब रिएक्शन होगा, केमिकल चेंजेज होंगे, तो एक हाइड्रोजन यहां से आएगा और इसके साथ ये दोनों ऑक्सीजन रीअरेंज हो जाएंगे। यह हाइड्रोजन जो दूसरा हाइड्रोजन है इसके साथ बाकी दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो जाएंगे। तो रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। सिर्फ चेंजेस क्या आएगा, रीअरेंज। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ था, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट हम देखेंगे रिएक्शन के बाद जो होगा तो रीअरेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा। तो न तो हाइड्रोजन था जो समाप्त हो गया, न जो ऑक्सीजन था वह समाप्त हो गया, न ही कोई नया सब्सटेंस इसमें जुड़ा है। सिर्फ क्या हो गया, जो पहले एटम्स हमारे पास अवेलेबल थे वह अलग तरीके से अरेंज थे। अब जो यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्शन के बाद जो होगा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाएगा। और इसी तरह से चूंकि रीअरेंज हो गया एटम तो यहाँ पे नया सब्सटेंस बनेगा जिसको हम लोग वाटर कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमारे पास रूम है, उस रूम में हमारे पास ब्रिक है, तो ब्रिक का यूज करके हम डिफरेंट अरेंजमेंट से डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं 100 ब्रिक है, तो हम अलग तरीके से दीवार बना सकते हैं। उसी ब्रिक का अरेंजमेंट चेंज कर देंगे, नंबर तो सेम रहेगा अब, लेकिन उसी का अरेंजमेंट चेंज कर देंगे तो रूम का जो डिजाइन है हम चेंज कर सकते हैं। तो अब रूम का डिजाइन चेंज हो गया तो रूम कह सकते हैं कि नया रूम बन गया। लेकिन हमारे पास जो बेसिक आइटम्स, बेसिक जो ब्रिक्स थे वो तो वही तो सेम थे, लेकिन यहाँ भी वही बात होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ जब रिएक्शन हो जाएगा तो हाइड्रोजन जाके अरेंज हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, नए एटम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ नो एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम न तो डिस्ट्रॉय होते हैं न जनरेट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। रिएक्शन के समय पहले अरेंजमेंट अलग तरीके से था, अब अरेंजमेंट अलग तरीके से हो जाएगा। बस एक पुराने बिल्डिंग को तोड़ के उसी ब्रिक से हम एक नया बिल्डिंग बना देंगे, डिजाइन चेंज हो जाएगा, ब्रिक तो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स भी सेम रहेगा,
एटम्स के नंबर, टोटल नंबर पहले और टोटल नंबर रिएक्शन के बाद भी सेम रहेंगे, सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा। और जब रीअरेंजमेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा, तो नया सब्सटेंस बन जाएगा, न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। जब भी केमिकल चेंज होगा, ऐसे चेंजेस को केमिकल रिएक्शन में काउंट करेंगे। केमिकल रिएक्शन वैसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंजेज हो रहा है। तो यह जो केमिकल चेंज होने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे, जिस प्रोसेस में केमिकल चेंजेज होगा। तो केमिकल चेंजेज जिस प्रोसेस में होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन के अगर दूसरा देखते हैं, H2 और O2 दोनों मिलकर वाटर का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, वैसे सब्सटेंसेज जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, टेक पार्ट मतलब इनिशियली जो कंबाइन करते हैं, या जो भी सब्सटेंसेज हिस्सा लेंगे रिएक्शन में, तो इनिशियल स्टेज में जो लेफ्ट साइड में हम जनरली रखते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं सब्सटेंसेज, सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट और पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अब जैसे H2 है, O2 है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन में भाग लेने वाला कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको कहेंगे रिएक्टेंट। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के रिजल्ट के अनुसार, रिएक्शन का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या बना इसमें, H2O, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल सब्सटेंस होगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। और यह रिएक्शन का रिजल्ट यही होगा। इनिशियल स्टेज में जो पार्टिसिपेट किया, जो भाग लिया, उसको रिएक्टेंट, जो फाइनली हमको मिला उसको किस में रखेंगे, प्रोडक्ट के कैटेगरी में। और यहाँ जो एरो है, इसको कहते हैं एरो। एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन लेफ्ट से कहाँ हो रहा है, राइट की तरफ हो रहा है। अगर एरो इधर से इधर दिखा देंगे ऐसे, इसका मतलब H2O टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे H2O हो जाएगा रिएक्टेंट और H2 और O2 हो जाएगा प्रोडक्ट। तो एरो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एरो के पहले जो इनिशियल स्टेज होगा उसको रिएक्टेंट, और एरो के बाद जो फाइनल आएगा सब्सटेंस उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। डिफिनेशन अगर देखेंगे, वैसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो नया सब्सटेंस बना, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन को अगर रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन जो इनिशियल स्टेज में लिए थे रिएक्टेंट, और यहाँ जो सोडियम क्लोराइड बना यह क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये जो एरो है यह दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब इधर जो था रिएक्टेंट और इधर जो है प्रोडक्ट। यह हमको बताता है कि रिएक्शन लेफ्ट से कहाँ हो रहा है, राइट की तरफ हो रहा है। एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के समय ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन के समय रीअरेंजमेंट होता है, तो रीअरेंजमेंट होता है तो पहले देखते हैं इसको, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का एटम हमारे पास है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दो एटम आपस में कंबाइंड रहता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, और यह जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स है, पहले इसको रीअरेंज करने के लिए यह जो बॉन्ड है, यह जो अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों के बीच, इसको तोड़ना होगा। तो यहाँ ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड होगा रिएक्टेंट में। अब यह जब टूटेगा तो अब प्रोडक्ट में क्या होगा, मैग्नीशियम का एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगा। तो केमिकल रिएक्शन में हम देखें क्या, पहले ओनली रीअरेंजमेंट, मतलब सिर्फ एटम्स पहले भी थे बाद में भी रहेंगे, पहले अलग तरीके से अरेंज थे बाद में अलग तरीके से अरेंज होंगे। रिएक्टेंट में अरेंजमेंट अलग होगा और प्रोडक्ट में एटम्स का अरेंजमेंट अलग होगा, बस यही डिफरेंस है। और इसी के कारण से सब्सटेंस के सारे प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस का इंटरनल अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। तो केमिकल चेंज में बेसिकली इंटरनल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ही होता है, न नए एटम्स बनते हैं न पुराने एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, रीअरेंज होगा तो पहले जो पुराने वाले बॉन्ड है, पुराने वाले जो बॉन्ड यहाँ है रिएक्टेंट में वह टूटेंगे, और प्रोडक्ट में क्या होगा, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ
आइदर ऑफ सेम एलिमेंट एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट एटम्स। यह सेम एलिमेंट एटम्स के बीच में भी हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट के भी बीच में एटम्स में भी हो सकता है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम्स है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो पहले रिएक्टेंट के अंदर जो केमिकल बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ ये बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अलग होगा, एक ऑक्सीजन जो अलग हुआ इससे वह मैग्नीशियम के साथ जाकर कंबाइन करेगा। इट विल कंबाइन विथ अनदर एटम ऑफ मैग्नीशियम, हियर द न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पे नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों के एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे और यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, रिएक्टेंट में केमिकल बॉन्ड टूटते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड इन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। दो चीजें बेसिक याद रखना है, केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, उसमें कोई नए एटम्स नहीं बनते हैं, ना पुराने डिस्ट्रॉय होते हैं। दूसरा, यहाँ पे पहले वाले जो बॉन्ड थे वह टूटेंगे और बाद में प्रोडक्ट में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि पहले अरेंजमेंट डिफरेंट से अलग तरीके से था और बाद में एटम्स का अरेंजमेंट अलग तरीके से होगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन बॉन्ड का भी होगा और टूटेगा भी। तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे भी, नए बॉन्ड बनेंगे भी। बॉन्ड का अगर डिफाइन करना है तो बॉन्ड को डिफिनेशन में अगर लिखेंगे, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स या दो से अधिक एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है जो एक दूसरे को बाइंड करके रखता है, ऐसे बाइंडिंग फोर्सेज को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ O2 चूंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ जो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है इसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है। यह बॉन्डिंग टूटना चाहिए, तब जाकर एक ऑक्सीजन कंबाइन करेगा मैग्नीशियम के साथ। तो जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शन के समय होता क्या है, बेसिकली सिर्फ पुराने केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं जो कि रिएक्टेंट में प्रेजेंट होते हैं और नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं। केमिकल बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन। तो पहले अट्रैक्शन अलग अलग एटम्स का अलग तरीके से था। अब क्या होगा, अब जब यहाँ अट्रैक्शन हटेगा, केमिकल बॉन्ड टूटेगा और यह केमिकल बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन कंबाइन करेगा मैग्नीशियम के साथ और यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में नए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अरेंजमेंट हो गया, रीअरेंज हो गया, पहले अलग तरीके से अरेंज था, अब अलग तरीके से अरेंज हो गया एटम्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट इसको कहते हैं, इसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे और नया जो अरेंजमेंट हुआ इसके प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होगा। जैसे सेम एग्जांपल वही है कि एक रूम है, उसको हम मान लेते हैं कि उसके ब्रिक को हटाते हैं और उससे नया रूम, नया अलग डिजाइन का रूम बनाते हैं। एक ही ब्रिक होता है, इसी ब्रिक से हम बहुत सारे डिजाइन के रूम बना सकते हैं। जैसा हमको डिजाइन चाहिए, सर्कुलर बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, जैसा भी हमको चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ से एटम्स वही होंगे, लेकिन एटम्स का रीअरेंजमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट चेंज होते जाएंगे, प्रॉपर्टी चेंज